करने वाले हैं लेसन प्लान को प्रिपेयर कैसे करना है और लेसन प्लान को अब एग्जीक्यूट कैसे करना है, ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, इन दोनों चीजों को सीखने वाला है। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान इन योगा। ठीक, कि लेसन प्लान को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। और कल हम किस चीज को पढ़ेंगे कि किसी स्पेशलाइज्ड ग्रुप को अगर आप ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड ग्रुप मतलब जैसे आप डील कर रहे हैं किन के साथ, कोई व्यक्ति हैं जिनको इंजरीज है, अगर उनके साथ हम डील कर रहे हैं तो कैसे हमने योगा सीक्वेंस को बनाना चाहिए। कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कैसे सीक्वेंस को बनाना चाहिए। ठीक, तो उन चीजों को हम कल सीखेंगे। ठीक, आज हम सीखेंगे कि सीक्वेंसिंग को बनाया कैसे जाता है। ठीक, और लेसन प्लान जो है सीक्वेंसिंग है उसमें किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना चाहिए, मेनली ये हमारा गोल है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम 5 प्रिंसिपल्स को समझेंगे। ठीक है, तो आप अगर सब हेडिंग डाल रहे हैं तो उसमें सब हेडिंग में लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ सीक्वेंसिंग में हम अगर इन सभी प्रिंसिपल को फॉलो करें तो क्या होगा, एक अच्छा सीक्वेंस क्रिएट होकर आपके सामने आएगा, जो ज्यादा क्या होगा, सेफ होगा, इफेक्टिव होगा और ज्यादा इंटीग्रेटेड होगा। ठीक, इन तीनों टर्म्स को पूरा करेगा और इससे लर्निंग भी, टीचिंग भी बहुत अच्छी होगी। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि इन सभी जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं के आधार पर अपने अपनी सीक्वेंस को बनाना चाहिए। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द टीचर। हर एक किसी की टीचिंग का जो लेवल है और मेथड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक, बट प्रिंसिपल्स हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अगर ये योगिक प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं तो क्या होता है, आपकी जो टीचिंग है और ज्यादा इम्पैक्टफुल हो पाती है। होप आप क्लियर हैं इस पॉइंट से। ठीक, अब चलिए पहले पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें, जो पहला प्रिंसिपल है सीक्वेंसिंग का वो है परिणामवाद। ठीक है, इसे परिणामवाद कहा जाता है, यानी कि परिणाम को ध्यान में रखते हुए आप किसी सीक्वेंस को बनाते हैं। इसके दो मतलब हैं। ठीक है, दो मतलब क्या क्या निकाले जा सकते हैं। एक पहला मतलब है कि आप एक ओवरव्यू रखें कि क्लास की थीम क्या हो। ठीक है, आप किन लोगों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, किन लोगों को आप टीच कर रहे हैं, ठीक, और क्या वो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उस हिसाब से आप परिणामवाद रख सकते हैं। और दूसरा एक मतलब है परिणामवाद का कि पहले आप उस चीज को क्या करें, खुद अनुभव करें। ठीक, तो इसके लिए जैसे मैं बता रहा हूँ कि सबसे बेस्ट सीक्वेंस कैसे क्रिएट होता है और कब क्रिएट होता है, ये आपको कभी बुक नहीं सिखाई, इसका ध्यान रखना। ठीक है, कभी कोई बुक, कभी कोई लेक्चर, कभी ये चीजें आपको क्लियर नहीं बता पाएंगी कि कैसे एक परफेक्ट सीक्वेंस को बनाया जाता है। आपने डिफरेंट सिचुएशन में खुद की बॉडी को लेबोरेटरी बना के इसे एनालाइज करना पड़ेगा। समटाइम्स आपके लेग्स जो है वो स्टफ फील कर रहे हैं। ठीक है, समटाइम आपके शोल्डर स्टफ फील कर रहे हैं, तो आप उसके अराउंड क्या कीजिए, खुद से क्लास को डिजाइन कीजिए। ठीक है, इन्हीं सभी प्रिंसिपल को दिमाग में रखते हुए, अभी बाकी के प्रिंसिपल हम समझेंगे, उन सभी को दिमाग में रखते हुए आप क्या कीजिए, सीक्वेंस को डिजाइन कीजिए, खुद उसमें एक्सपेरिमेंट बनिए और देखिए कि क्या एट द लास्ट, एट द एंड ऑफ द क्लास आपके शोल्डर ज्यादा फ्री हैं। ठीक, आप अपने उस परिणाम को पूरा कर पाए। ठीक है, उससे जो परिणाम निकला वो आपकी डिजायर को पूरा करता है। इन चीजों को कंपेयर करते हुए आप उस सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है इसमें वो परिणामवाद। ठीक है, परिणामवाद के दोनों मतलब मैंने आपको बताया कि एक तो आप क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि कैसा ग्रुप, कैसी क्लास आपके सामने है और उसे कैसा परिणाम चाहिए। और दूसरी चीज, पहले आप उन चीजों को अनुभव करेंगे, देखेंगे कभी आप अगर तनाव में है तो कैसा सीक्वेंस फॉलो करना आप पसंद करें। ठीक, कभी अगर आप लेथार्जी फील कर रहे हैं तो कैसा सीक्वेंस फ्लो प्रैक्टिस करना पसंद करें। ठीक, समटाइम्स क्या मन करता है कि आज, कहा जाता है ना नियमन की, आज मन नहीं कर रहा है योगा प्रैक्टिस करने। ठीक है, ऐसा आपके साथ होगा, ऐसा आपके स्टूडेंट के साथ भी होगा। ठीक, ऐसे में आप कैसा फ्लो बनाएंगे कि आपको क्या लगे, विद द टाइम एनर्जेटिक लगे, जो आपका सॉल्यूशन होगा वो आपके स्टूडेंट का भी सॉल्यूशन बने। ठीक है, और बहुत हद तक उसमें क्या आ जाएगा, एक अनुभव आ जाएगा, आप किसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलेंगे। सिर्फ यही प्रिंसिपल नहीं, बाकी के जो 4 प्रिंसिपल है उनको भी साथ में अगर कोलैबोरेट करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे एक सीक्वेंस को बनाया जाता है। ठीक, ये पहला प्रिंसिपल था, इसे हमेशा हमने ध्यान में रखना चाहिए कि परिणामवाद को फॉलो करें। दूसरा प्रिंसिपल है मूव सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसे कहा जाता है कि सरल से जटिल की ओर चले हमेशा। ठीक,
तो सरल से जटिल जितना ये सिंपल है, कभी कभी उतना सिंपल नहीं होता। कैसे? जब एक योगा टीचर क्या करता है, टीच करता है, या कोई भी इंस्ट्रक्टर जो है, जो अभी क्या नहीं है, पूरा क्वालिफाइड नहीं है, जैसे पूरी जानकारी नहीं है, वो क्या करता है, एक फैमिली ऑफ आसना को या एक लेवल ऑफ आसन को दूसरे लेवल ऑफ आसन के साथ मर्ज कर देता है। जैसे क्या इससे घाटा होगा, आप आगे आने वाली सीक्वेंसेस में समझेंगे, और इससे कैसे इम्पैक्ट कम हो जाता है। ठीक, और एट द एंड ऑफ द दिस सेशन आप बहुत क्लियर हो जाएंगे कि हमने कैसा सीक्वेंस बनाना चाहिए। इस सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में क्या बताया जा रहा है, सरल से जटिल में, इतना तो सभी के समझ में आ रहा है कि पहले हमने डिफिकल्टी कम रखनी चाहिए आसनों की, उसके बाद धीरे धीरे हमने डिफिकल्टी को बढ़ाना चाहिए। ये सभी के समझ में आ रहा है कि सरल से जटिल ऐसे चलना। ठीक, बट इसमें और किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, चीजें जो है वो आपस में कनेक्टेड रहे। ठीक है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में एक फ्लो भी बना रहे, मतलब आप कोशिश करेंगे कि आपका फ्लो भी मेंटेन रहे। क्या मेरा मतलब है इससे, कई लोग सबसे पहले वो शवासन करवा रहे हैं, ठीक है, शवासन के तुरंत बाद वो स्टैंडिंग पोस्चर करवा रहे हैं, स्टैंडिंग पोस्चर के बाद कुछ उन्हें आसन याद आता है, वापस सुपाइन पोस्चर पर या प्रोन पोस्चर पर करना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, और उस खिचड़ी से कभी भी कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। ठीक, तो हमने क्या करना चाहिए, इस जगह पर सरल से जटिल की तरफ को जाना चाहिए। तो इसमें क्या बने हैं, सभी के सीक्वेंसेस बने हैं, एक फैमिली ऑफ आसनास है। ठीक, तो आसनों की एक फैमिली है, जैसे लेट कर किए जाने वाला आसन अलग है, बैठ कर किए जाने वाला आसन अलग है, उनमें भी फ्लो है। एक्सक्यूज मी ठीक है, सर, सर किसी का माइक ऑन है शायद ना, बीच में डिस्टरबेंस आ रहा ऑफ है कर थोड़ा। लीजिए। शरद जी आपका प्लीज माइक ऑफ कर लेंगे तो थैंक यू सो मच। ठीक, तो मैं उसे रिपीट कर रहा हूँ, तो होप, क्योंकि डिस्टरबेंस की वजह से एक ही साउंड आता है, तो आपको शायद नॉइस का साउंड आ रहा होगा। ठीक, तो पहला मैंने बताया कि आप परिणामवाद को फॉलो करेंगे, दूसरा मैंने बताया कि आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में आप धीरे धीरे डिफिकल्टी को बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल की अभी लाइफस्टाइल कैसी है, उसका उसकी फ्लेक्सिबिलिटी लेवल क्या है, उसकी मोबिलिटी लेवल क्या है, आप सारी चीजों को चेक करेंगे। इसके लिए एक और सजेशन दिया जाता है कि आप एक डेमो क्लास रख सकते हैं। ठीक है, डेमो क्लास के दौरान स्टूडेंट आपका डेमो नहीं लेता है, आप स्टूडेंट का डेमो लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसकी मोबिलिटी है, क्या इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, कितना ये अटेन कर सकता है। ठीक, क्या रीजन है कि ये योगा के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और योगा के साथ ही अपनी हेल्थ को क्या करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। सिर्फ योगा ही क्यों, ये जिम में क्यों नहीं चले जाते, ये कोई स्पोर्ट्स क्यों नहीं खेल रहे हैं। ठीक, क्या रीजन है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आप उनके लिए कैसा सीक्वेंस फॉर्म करेंगे। ठीक, दूसरा, इस जगह पर आप फैमिली ऑफ आसना को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आसनों का एक परिवार है, समझ लीजिए कि लेट कर किए जाने वाले आसन अलग है, बैठ कर किए जाने वाले आसन अलग है, उनमें भी एक फ्लो बना हुआ है। आप उस फ्लो को ढूंढने की कोशिश करेंगे। कौन बताएगा ये फ्लो, आपकी बॉडी बताएगी। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप डिसाइड करेंगे कि इस आसन के बाद ये आसन करना ज्यादा सुखद अनुभव देता है। ठीक, तो उसके बाद आप उन चीजों को अपने सीक्वेंस में ऐड करेंगे, यही वैरायटी है। ठीक है, इस हिसाब से वैरायटी को सेलेक्ट किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है इस जगह पर, डायनेमिक टू स्टैटिक। ठीक है, यानी कि गत्यात्मक से आप किसमें आएंगे, स्थिर में आएंगे। ठीक, ये तीसरा सिद्धांत है कि आप पहले गत्यात्मक चीजें करवाएंगे, देन स्टैटिक यानी कि जो स्थिर चीजें हैं उनको करवाएंगे। क्या मतलब है इस चीज का और क्यों करवाना चाहिए ऐसा। ठीक, जब भी आप कोई गत्यात्मक चीज करते हैं तो उस दौरान क्या है, आप उस आसन के उस पोस्चर पर जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। ठीक है, कुछ सेकंड के लिए, आप कुछ मिली सेकंड के लिए उस जगह पर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, जाते हैं वापस आते हैं। तो ये क्या करता है, न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन को बनाने में भी आपके माइंड को मदद करता है, और दूसरा, उस दौरान कैसी ब्रीदिंग रखनी चाहिए, उस पैटर्न को भी आपको याद रखने में मदद करता है। ठीक, तो अगर आप कोई भी आसन ऐसा करते हैं, जैसे गत्यात्मक हलासन करते हैं, ठीक है, या आप चक्की चालन करते हैं, उसके बाद देखिए अगर आप क्या करते हैं, स्टैटिक पोस्चर करते हैं, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है, अल्टरनेट टोटा जैसे। ठीक है, उसके बाद अगर आप त्रिकोण आसन करते हैं तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी तैयार हो चुकी है उस आसन को करने के लिए। और ये बात तो आपकी है, जो लोग योगा टीचर अब बन रहे हैं, बट उनकी सोचिए जिन्होंने प्रैक्टिस कभी नहीं की है पहले। ठीक, वो सिर्फ क्या करते रहे हैं, बेड में बैठे, बेड में लेटे, चेयर में बैठे, ठीक है, कभी हो सका तो जमीन पे बैठे, ठीक है, फिर वापस बेड में लेट गए, इतने ही उनके मूवमेंट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा कभी भी उन्होंने अपने पैर छूने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, कभी भी स्ट्रेच करने की कोशिश नहीं की है। तो क्या होगा, उनकी रेंज ऑफ मोशन है ना, मोबिलिटी बहुत कम होगी।
ठीक, उन लोगों के लिए पहले धीरे धीरे आप डायनामिक स्ट्रेचेस से चेक करेंगे कि कितना ये मूव कर पाता है। उसके दौरान भी आपने अलाइनमेंट को ध्यान में रखना चाहिए, ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी ध्यान में रखनी चाहिए, बट मेनली आपने क्या करना चाहिए, डायनेमिक से स्टैटिक की तरफ आपने चलना चाहिए, इससे वो ज्यादा सेफर होगा। ठीक, अगर आप स्टैटिक पोस्चर ज्यादा देर तक करवाते हैं शुरुआत में, जिसके लिए बॉडी ऑब्वियसली तैयार नहीं होगी, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, व्यक्ति खुद से ज्यादा जोर लगाएगा। ठीक, और ज्यादा जोर लगाना एक तो स्थिर सुखम आसनम की कंडीशन को तोड़ देगा, और ये क्या होगा, उसके लिए घाटेमंद होगा। ठीक, और शुरुआत में अगर ऐसा उसके साथ एसोसिएशन जुड़ जाता है कि उस पोस्चर को करते हुए उसे अच्छा भी महसूस नहीं हो रहा, तो ज्यादा देर तक उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए। ठीक है, तो इन तीन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ प्रिंसिपल है आपका कि आप सात्विक इफेक्ट, एक सात्विक इफेक्ट कहा जाता है, उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, सात्विक इफेक्ट क्या चीज है, जैसे सात्विक कहा जाता है ना, सात्विक मतलब बैलेंस। ठीक है, ये कहा जाता है कि बैलेंस को आप फॉलो करेंगे तो सात्विक इफेक्ट क्या बताता है आपको, जिस दिन आप क्या कर रहे हैं, लेथार्जी फील कर रहे हैं, ठीक है, उस दिन आप कैसा सीक्वेंस डिजाइन करेंगे, एक एनर्जेटिक सीक्वेंस डिजाइन करेंगे। ठीक, और जिस दिन आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा एंशियस फील कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर वूंड फील कर रहे हैं, उस दिन आप एक जो सटल कामिंग सीक्वेंस है उसको डिजाइन करेंगे। क्या चीज बताएगी कि ये एनर्जेटिक सीक्वेंस है या कामिंग सीक्वेंस है। जैसे एनर्जेटिक सीक्वेंस में क्या चीजें आ सकती हैं, स्टैंडिंग पोस्चर्स आ सकते हैं, ठीक है, हल्के बैक बेंड्स आ सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, आपको ट्विस्टिंग आ सकती है, ये क्या करेंगे, आपकी बॉडी को थोड़ा सा एनर्जाइज करेंगे। ठीक, वहीं जो आपके कामिंग सीक्वेंस है, यानी कि जो काम डाउन करेंगे आपके माइंड को, वो सिटिंग पोस्चर्स, हिप ओपनर्स हो सकते हैं, ठीक है, सिटिंग पोस्चर्स हो सकते हैं, और स्लो ट्विस्ट हो सकते हैं, शवासन हो सकता है, और इस फैमिली के जो पोस्चर है, जो सुपाइन फैमिली के पोस्चर है, उनको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं साथ में, एक फ्लो के साथ, कुछ देर में आप एक आर्क को सीखेंगे और फ्लो को सीखेंगे, तो ऐसे सीक्वेंसेस को जब आप फॉलो करते हैं तो माइंड शांत हो। ठीक, तो होप सभी लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि एक सात्विक इफेक्ट क्या है। ठीक, देन लास्ट जो प्रिंसिपल है सीक्वेंस को बनाने का, वो है आपका प्रतिक्रिया। ठीक है, प्रतिक्रिया आसन, यानी कि जैसे हम जानते भी हैं, काउंटर पोज आपने जरूर डालने चाहिए, तो एट द एंड ऑफ द सेशन आपके क्या होने चाहिए, काउंटर सीक्वेंस जरूर होने चाहिए। ठीक, अगर इन 6 प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करते हैं, मतलब 5 प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करते हैं, तो क्या होगा, एक आइडियल आपके सामने एक सीक्वेंस निकल कर आएगा। ठीक, होने को और भी प्रिंसिपल्स हैं, पर मेनली अगर आप इन 5 प्रिंसिपल को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमेशा आपके सामने एक अच्छा सीक्वेंस निकल कर आया है, भले वो किसी एक आइडियल सीक्वेंस के साथ वैसे मैच ना करता हो। ठीक है, किस हिसाब से मैं इसे बता रहा हूँ, जैसे कल हम आने वाले अगले दिन में, यानी कि ट्यूसडे को हम देखेंगे कि हट्टा योगा का सीक्वेंस क्या है, विन्यासा का सीक्वेंस क्या है, अयंगर का सीक्वेंस क्या है। ठीक है, और क्या आपने उसको कॉपी करना चाहिए, नहीं। ठीक, वो उनका आइडियल सीक्वेंस है, आप किस हिसाब से डिजाइन करेंगे अपनी सीक्वेंस को, ये 5 प्रिंसिपल आपको बताएं। ठीक है, 5 प्रिंसिपल की कसौटी पर रखिए अपनी सीक्वेंस को, और देखिए कि क्या ये फिक्स होता है, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट्स आए। राइट, एंड विद द टाइम आप अपने आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। किसी आइडियल सीक्वेंस को कॉपी करने से अच्छा खुद का सीक्वेंस बनाना सीखो। तो बनाने के लिए आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करो बस। ठीक है, प्रिंसिपल को फॉलो करके हमेशा एक अच्छा सीक्वेंस निकल कर आए। ठीक, Vidya तो sir, ये पहला पार्ट है। हाँ जी, can you say it again, the fourth number? फोर्थ नंबर which is सात्विक Before इफेक्ट। the counter pose. Sattvic? काउंटर पोज फिफ्थ था, वो था प्रतिक्रिया। Yeah, Sattvic, he said, no? यस, Okay, thank you. ठीक है। एक बार थोड़ा सा डायनेमिक और स्टैटिक वाले को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे फिर से? जी जी बिल्कुल। ठीक, तो डायनेमिक और स्टैटिक में अगर आप देखेंगे तो डायनेमिक पोस्चर में हम क्या करते हैं, बहुत कम टाइम के लिए उस पोस्चर को अटेन करते हैं। ठीक, और उस पोस्चर को, अगर पोस्चर आप देखेंगे ना, तो पोस्चर क्या कर रहा है, मोबिलिटी को बढ़ा रहा है, यानी कि मूव करने की एबिलिटी को बढ़ा रहा है। ठीक, अभी तक आपकी उतनी एबिलिटी नहीं है मूव करने की, अब आप आसनों से क्या कर रहे हैं, उस मोबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? जी सर। ठीक, सर जो ये पूछना चाह रही है, जिसे आप इसको समझा रहे हो, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। अच्छा, जैसे सर बता रहे हैं, तो मेरे साथ ऐसा होता है, जैसे कोई भी जैसे योगा की क्लास लेते हैं,
और डायरेक्टली मुझे बोल दिया जाता है कि जैसे कि खड़े होकर आसन, मतलब हमने वार्म अप किया, उसके बाद डायरेक्टली जब हम बैठ के बोलते हैं कि पश्चिमोत्तानासन करो, ये मैंने खुद फील किया है, मेरे साथ हर बार होता है। तो जब मैं पश्चिमोत्तानासन करने जाती हूँ तो बिल्कुल मुझसे होल्ड नहीं होता और मैं बहुत दूर रह जाती हूँ। बट जब कभी ऐसा होता है सीक्वेंस कि जब हम बैठ के और या तो नौका चालन या फिर अप एंड डाउन पश्चिमोत्तानासन में, या फिर हम गत्यात्मक हलासन और पश्चिमोत्तानासन करते हैं, तब बहुत अच्छे से मैं बहुत आगे तक पश्चिमोत्तानासन में जा पाती हूँ। ये खुद मैंने एग्जैक्टली। महसूस किया है और फील किया है। मैंने कहा जब भी ऐसा होता है तो मैं नहीं कर पाती, इसका मतलब ऐसा नहीं कराना है। ठीक, थैंक यू इसीलिए टीना आती जी। हूँ। ये बेसिक, थैंक्स टीना। ठीक है। तो ये बॉडी की मैकेनिज्म है कि ये क्या करता है, जैसे माइंड एंड बॉडी में ये डिफरेंस है। ठीक, माइंड बहुत जल्दी क्या हो सकता है, चीजों का अडॉप्ट कर सकता है, बहुत चीज जल्दी चेंज हो सकता है, पर बॉडी क्या है, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है और धीरे धीरे उसके समझ में आता है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक, आप चाहते हैं अभी कि आप हैंड स्टैंड कर लें, बट आदत नहीं है, बॉडी तैयार नहीं है, पर मन तो क्या कहेगा, कर लो। ठीक, उसका कुछ नहीं जा रहा उसमें, जैसे आप गिरोगे तो मन आपको डांटेगा भी, क्यों किया। ठीक, तो मन क्या कर सकता है, बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, वो पीछे हट जाएगा। ठीक, बट बॉडी क्या करती है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है, बट एक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक, जैसे एक स्टेटमेंट है इस जगह पे कि मेटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग, ये कहा जाता है। ठीक है, मेटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग। तो ये बॉडी के लिए भी सही है, क्योंकि बॉडी में भी क्या है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं। ठीक, तो ये भी क्या होता है, जैसे हीट देते हैं ना, तो धीरे धीरे एक्सपेंड होता है, ऐसे आप इसे समझ सकते हैं। तो डायनामिक में धीरे धीरे एक्सपेंड होंगे, ठीक है, और स्टैटिक में आप फाइनल पोस्चर को अटेन करेंगे। देन फाइनल पोस्चर कैसा होना चाहिए, सुपर रिलैक्स्ड होना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कि पश्चिमोत्तानासन में आपका चेहरा एक निचले हुए कुछ जैसा हो जाए। ठीक, तो वैसे अगर आप उसे करते हैं तो कोई भी फायदा नहीं होगा उसका। ठीक, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और इजी होना चाहिए, तभी वो पोस्चर क्या है, अपनी परिपूर्णता तक पहुंचा है। तो हमें इस जगह पर एक क्लू दिया जाता था कि हमेशा ऐसा सोचिए पोस्चर करते हुए कि आपकी फोटो मैगजीन पर आने वाली है। ठीक, तो आपकी फोटो क्लिक कर रहे हैं और आपकी फोटोज मैगजीन पर आने वाली हैं, आप कैसा एक्सप्रेशन बनाएंगे। ठीक, एक्सप्रेशन के ऊपर, एक्सप्रेशन आपको बता देगा कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं, और ये एफर्ट जेंटल है या एक्स्ट्रा एफर्ट है। ठीक, तो उस एक्स्ट्रा एफर्टनेस को कम करने के लिए, ठीक, वो बहुत ज्यादा जो आप एफर्ट डाल रहे हैं वो किसके खिलाफ है, वो रेजिस्टेंस के खिलाफ, जो आपकी बॉडी क्रिएट कर रही है रेजिस्टेंस, उसके खिलाफ है वो। उस रेजिस्टेंस को मिनिमलाइज करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डायनेमिक से स्टैटिक को प्रैक्टिस करते हैं। डायनेमिक में वो समझ जाती है कि आप क्या करना चाहते हैं, देन स्टैटिक में वो अलाउ करती है आपको और आपका साथ देती है। ठीक, तो एक और लैंग्वेज में इसे कहा जाता है कि दुश्मन को दोस्त बना दे। ठीक, जो अभी तक एनर्जी क्या कर रही थी, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही थी, अब वो एनर्जी आपका साथ देगी उस पोस्चर तक जाने के लिए, क्योंकि बॉडी अब समझ चुकी है कि व्हाई आर यू डूइंग दिस। ठीक, तो इसको ऐसे चेंज किया जा सकता है। होप ये पांचों प्रिंसिपल्स आप सभी लोगों को क्लियर है, और किसी प्रिंसिपल में अगर कोई दिक्कत हो तो हम चीजें थोड़ा समझ सकते हैं। वेदर हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्क स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास, ठीक है, या आर्क स्ट्रक्चर ऑफ द सीक्वेंस, इसको आप समझेंगे आज। ठीक, तो आर्क स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना चाहिए, कैसे क्लास को अब स्टार्ट करना चाहिए। ठीक, तो वापस फिर से मैं बता दूं कि इस जगह पर कोई स्पेसिफिक आसन मैं नहीं बताऊंगा आपको कि आप ऐसा करो। ठीक है, कि शुरुआत में शवासन करो, शुरुआत में सुखासन करो, शुरुआत में पद्मासन करो, कुछ भी नहीं। ठीक, मैं सिर्फ आपको उसके रिलेटिव जो आपने माइंडसेट रखना है उसको मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद आपकी क्रिएटिविटी है कि हाउ यू चूज दैट। ठीक, आपके ऊपर है कि आप कैसे उसे चूज करते हैं और कैसे अपनी क्लास को बनाते हैं। ठीक, तो पहला जो आर्क स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट है, या कहां से आपने शुरुआत करना चाहिए, ये है इनिशिएट द योगा प्रोसेस। ठीक है, इसे कहा जाता है इनिशिएट द योगा प्रोसेस, यानी कि योग की प्रक्रिया को लोगों को बताइए। सबसे पहले जो माइंडसेट होना चाहिए आपका कि योग आप क्यों कर रहे हैं, योगा प्रैक्टिस आप क्यों कर रहे हैं, और कोई प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे। ठीक, तो इसमें वही आ सकता है कि बॉडी माइंड सेंटरिंग जिसे कहते हैं हम। ठीक, तो ये वो कॉन्सेप्ट है, इस जगह पर आप उसे डेवलप करते हैं उसके अंदर कि आप बॉडी, माइंड, ठीक, और ब्रेथ को, तीनों को आपस में क्या करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, ताकि होली आपके लिए बहुत अच्छी तरह काम कर सके। तीनों की तीनों अथॉरिटीज को, तीनों की तीनों फैकल्टीज को आप अवेयरनेस के साथ चलाना सिखाएंगे। ठीक, और दिखाएंगे शुरुआत में कि देखो अभी बॉडी में आप किसी लेवल पर किसी प्रकार का रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं। ब्रेथ, इस जगह पर जब आप प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं तो सांस लेना उतना ही इजी नहीं है इस जगह पर। ठीक है, थोड़ा सा टफ है,
तो आप इसे क्या कीजिए, नॉर्मलाइज करेंगे। इन प्रैक्टिस वो अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएगी। और अभी देखिए जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो देखो कितना ज्यादा माइंड में ट्रैफिक है, ठीक है, कितना ज्यादा ये अनस्टेबल है। और इसी से पता लगेगा एट द एंड में जब आप कंपेयर करेंगे अपनी स्टेट को, तो देखेंगे कि ठीक, ये जो प्रैक्टिस करते हैं इससे तीनों की तीनों स्टेट कुछ ना कुछ डेवलप होती है। ठीक, तो पहला पॉइंट है कि इनिशिएट करेंगे आप योगा की प्रोसेस को। दूसरा पॉइंट है वार्म अप, जैसे सभी को पता है कि वार्म अप ऑफ द बॉडी ये करेंगे। तो ये वार्म अपिंग क्यों है, क्योंकि योगा में कोई किसी प्रकार का कोई प्री वर्कआउट नहीं लिया जाता है। जैसे जिम में तो हम क्या करते हैं, कोई CNS स्टिमुलेटर यूज करते हैं या प्री वर्कआउट यूज करते हैं ताकि एनर्जी थोड़ा सा जागे। ठीक, इस जगह पर यही हमारा प्री वर्कआउट है। समझ लीजिए कि हम इनिशिएट कर रहे हैं पहले योगा की प्रोसेस को, यही प्री वर्कआउट है। फिर वार्म अप को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और इसी एनर्जी को जो वार्म अप में पैदा होगी एनर्जी, इसको हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इन्वेस्ट करेंगे किस चीज के लिए, आगे आने वाले पॉइंट्स में समझेंगे। ठीक, तो वार्म अप जेंटल होना चाहिए। ठीक है, वापस क्या होना चाहिए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए, हल्का हल्का। ठीक है, और आप धीरे धीरे मूवमेंट्स को बढ़ाएंगे जिससे क्या हो जाए, पूरा का पूरा वार्म अप हो जाए। इस जगह पर सूर्य नमस्कार को हम यूज कर सकते हैं। ठीक, किसी स्पेसिफिक वार्म अप को कभी नहीं बताया जाता है कि सबसे पहले आप स्पॉट रनिंग ही करेंगे या जंपिंग जैक्स ही करेंगे या किसी और अल्टरनेट टो टच को ही प्रैक्टिस करेंगे। बट सूर्य नमस्कार कैन बी डन, ठीक है, ये बताया जाता है। बट उसके बाद क्रिएटिविटी आपकी है। ठीक है, आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ कैसे जाते हैं, ठीक है, और क्या आपकी बॉडी को अच्छा लगता है, अपने अनुभव के आधार पर अपने वार्म अप को आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक, थॉट है उसके बाद आपने क्या ध्यान रखना चाहिए, मूविंग टू द पीक या पाथवे टू द पीक इसे कहा जाता है। ठीक, अब आप पीक की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, पीक यानी कि टॉप। ठीक है, इसकी तरफ आप जा रहे हैं। कुछ देर में हम समझेंगे पीक क्या है, टॉप क्या है। ठीक, तो ये पीक मेनली क्या होगा, आप क्लास को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आपकी क्या है, बैक बेंड की क्लास है। ठीक है, तो पीक पर क्या होगा, मैक्सिमम बैक बेंड्स होंगे। ठीक, जैसे आपका बैक बेंड की क्लास है तो आप जो मोस्ट बेंडिंग एबिलिटी है उस बॉडी की, जैसे चक्रासन वो करना चाहते हैं। ठीक है, तो चक्रासन के लिए शुरुआत में आप क्या करवाएंगे, भुजंगासन जैसी प्रैक्टिस है, ऊर्ध्वमुखी जो स्वान आसन है उसकी आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं, त्रियक जो भुजंगासन है उसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, कैट एंड काउ पोस्चर उसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये क्या है, पाथवे टू द पीक इसे कहा जाता है, ताकि बॉडी क्या हो, उस पीक के लिए तैयार हो जाए। ठीक, और जितना अच्छा पाथवे होगा पीक के लिए उतना ही अच्छा पीक होगा। आप कुछ देर में इसे समझेंगे कि कितना अच्छा पीक होने वाला है और कितना चैलेंजिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो पाथवे टू द पीक ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस जगह का। तो बाकी भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर वार्म अप अगर ढंग से ना हुआ हो तो क्या नहीं हो सकता, पाथवे टू द पीक अच्छे से सेट नहीं हो सकता। ठीक, तो इस जगह पर आपने ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे उसके बाद। ठीक, तो पाथवे टू द पीक में आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, वापस धीरे धीरे डिफिकल्टी को बढ़ाएंगे, पर ध्यान रखेंगे कि आपकी क्लास किस तरफ चल रही है, किस तरफ आप क्लास को ले जाना चाहते हैं। ठीक, देन उसके बाद एक्सप्लोरिंग द पीक, अगला पॉइंट है एक्सप्लोरिंग द पीक, यानी कि पीक पर पहुंचकर आप उसे एक्सप्लोर कीजिए। ठीक, अब जो पीक पॉइंट है वो क्या होगा, मोस्ट इजी एंड मोस्ट चैलेंजिंग। ठीक, मोस्ट इजी एंड मोस्ट चैलेंजिंग। अब दो वर्ड क्यों बोल रहा हूं मैं, इजी बोल रहा हूं एक तरफ और दूसरी तरफ चैलेंजिंग। अगर पाथवे टू द पीक अच्छे से डिजाइन किए है आपने, ठीक है, तो आपका जो पीक पॉइंट है वो क्या होगा, मोस्ट इजी होगा और आप एक नए डायमेंशन तक पहुंच जाएंगे। जैसे आपने भी खुद अनुभव किया होगा, जिस दिन आप अच्छे से वार्म अप करते हैं, अच्छे से पाथवे टू द पीक डिजाइन हो जाता है, तब जो पीक पोस्चर है आपका उसे आप बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक, उस दिन अच्छा सा बैक बेंड हो जाता है या फॉरवर्ड बेंड हो जाता है, जो भी पोस्चर आप अटेन करना चाहते हैं। बट अगर पाथवे टू द पीक अच्छे से डिजाइन नहीं होता तो ये पॉइंट क्या होने वाला है, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। क्योंकि पीक आसन वो आसन होता है जो आपका क्या है, एम है एक तो, ठीक है, जिस जगह तक आप क्लास को डिजाइन कर रहे हैं जिसके इर्द गिर्द, और दूसरा उसमें ज्यादा आपका बैलेंस चाहिए होगा, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होगी, ज्यादा मोबिलिटी की जरूरत होगी, क्योंकि आप एक नए डायमेंशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक, तो इस जगह पर अगर पाथवे टू द पीक बहुत अच्छे से डिजाइन किया होगा, जो रास्ता है वो अच्छे से डिजाइन किया है, तो ऊपर पहुंचकर आप शिखर पर पहुंचकर बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। तो पाथवे टू द पीक को कुछ देर उसके बाद क्या कीजिए, आप अटेन कीजिए। ठीक है, पीक पोस्चर जो भी है आपका, जैसे मैंने कहा चक्रासन है, तो चक्रासन को कुछ देर आप होल्ड कीजिए।
ठीक है। उसके बाद तो चक्रासन को होल्ड करने से क्या होगा, एक तो बॉडी आपका साथ देगी। क्यों साथ देगी? क्योंकि पाथवे टू द पीक में आपने मदद की है, बॉडी को जनाने की कोशिश की है कि आप क्या करना चाहते हैं। गलती क्या करते हैं लोग, जब इस सीक्वेंस का नहीं पता होता तो वो ओपन तो कर रहे हैं शुरुआत से किसको, बैक को, ठीक है। 5-6 पॉस्चर, 7-8 पॉस्चर, 8-10 पॉस्चर वो बैक को ओपन करने के लिए करते हैं, और उसके बाद वो परफॉर्म कर रहे हैं इन्वर्जन को, ठीक है, परफॉर्म कर रहे हैं वो फॉरवर्ड बेंडिंग को। तो क्या है, पीक अटेन होता ही नहीं है उसको, ठीक है। तो पीक पॉस्चर होना चाहिए। पीक पॉस्चर क्या डिफाइन करेगा कि वो पॉस्चर जिसमें मैक्सिमम मोबिलिटी, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी या मैक्सिमम बैलेंस, मैक्सिमम अवेयरनेस, ठीक है। इन अ सिंपल वर्ड, इस आसन में आपको मैक्सिमम अवेयरनेस की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद क्या होगा, कुछ देर जैसे उसे होल्ड करते हैं, नाउ बारी आती है किसकी, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन 3 पार्ट्स में होता है, ठीक है। आप इंटीग्रेशन लिख लेंगे। इंटीग्रेशन के 3 पार्ट्स होंगे। पहले मेन काउंटर आएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। मेन काउंटर जैसे आपने क्या किया, चक्रासन किया। चक्रासन में मेन क्या होता है, शुरुआत में जैसे आप क्या करते हैं, इसका पवन मुक्त आसन करते हैं या यहीं से हलासन पर चले जाते हैं, तो इसका मेन काउंटर पोज होने वाला है, ठीक। और क्या फायदा है इस चीज का, जैसे क्या होता है, आप पीक पर पहुंचते हैं, पीक पर क्या है, आपकी बॉडी एक नए डायमेंशन में चली जाती है, ठीक। एक नई पॉसिबिलिटी को, नई स्ट्रेच को फील कर रही है उस दौरान। तो आपकी बॉडी हमेशा क्या हो रहना चाहती है, बैलेंस पर रहना चाहती है, मिड पर रहना चाहती है, ठीक है। देखिए इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे क्या है, आपकी बैक बेंडिंग आज तक थोड़ी सी है, ठीक है, तो आपकी बॉडी का सेंटर ये है। अब आपकी बैक बेंडिंग थोड़ा सा ज्यादा हो गई है, क्यों? क्योंकि आपने पीक को कुछ देर अटेन किया, ठीक। तो बैक बेंडिंग थोड़ा सा ज्यादा हो गई। अब उसे क्या चाहिए, एक नया बैलेंस चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड बेंडिंग करनी पड़ेगी, ताकि क्या हो जाए, वो जो स्ट्रेच है वो भी नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है। और आपकी बॉडी उस नए डायमेंशन को भी क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। यही तो होता है। कुछ देर तक आप झाड़ू जब लगाते हैं झुककर, या पोछा लगाते हैं, या बर्तन धोते हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग, ठीक है, झुककर, तो जैसे आप खड़े होते हैं तो क्या होता है, लोअर बैक में हल्का स्ट्रेच आता है, ठीक। क्यों? क्योंकि आप कुछ देर तक जब आगे झुके रहे, ठीक, विदाउट अ पाथवे टू द पीक, तो जब आप जैसे खड़े होते हैं तो क्या होता है, ठीक, आपकी बॉडी एक नया सेंटर उस समय अडॉप्ट कर रही है, ठीक। तो कुछ देर लगता है आपको कि उसे एडजस्ट करते हैं, हम कुछ देर कटी चक्रासन या कुछ भी करते हैं, तो बॉडी उसके बाद उसे अडॉप्ट कर लेती है, ठीक। तो इसके बाद जो काउंटर सीक्वेंस है, उसमें पहला आता है मेन काउंटर, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है आपका रिलैक्सिंग, ठीक। इसमें रिलैक्सिंग कैसे पोस्चर आ सकते हैं, जैसे अगर मैं इसी को आपको समझाऊं, जैसे आपने चक्रासन किया है, चक्रासन के बाद आप क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग का पोस्चर करेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद आप हल्के फुल्के ट्विस्टिंग के पोस्चर दीजिए, वो भी क्या करेगा, आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन देगा, ठीक। वो सेकेंडरी रिलैक्सर या सेकेंडरी काउंटर्स हम उसे कहते हैं, ठीक है। उनको आप परफॉर्म करेंगे इसके बाद, या कुछ देर आप शवासन पर लेट सकते हैं। शवासन पर लेटना भी क्या होगा, काफी रिलैक्सिंग, ठीक। देन एट द एंड आप क्या करेंगे, वापस माइंड बॉडी सेंटरिंग करें, ठीक है। इंटीग्रेशन के लास्ट पार्ट में वापस माइंड बॉडी सेंटरिंग करेंगे और कंपेयर करेंगे अब अपनी पूरी की पूरी जर्नी को, ठीक है, कि शुरुआत में आपकी बॉडी कैसा फील कर रही थी और एट द एंड कैसा फील कर रही है, ठीक। एक और पॉइंट मैं बता के इसे कंक्लूड करता हूं, ठीक। जैसे बताया जाता है कि एक क्लास जो होती है वो एक स्टोरी की तरह होती है, ठीक है। हमेशा आपकी क्लास कैसी बननी चाहिए, एक स्टोरी टेलिंग होती है ना, स्टोरी, कहानी बताई जाती है, ठीक। तो उसमें एक अच्छा सा स्टार्टअप होता है, अच्छा सा मिड होता है और अच्छा सा क्लाइमैक्स होता है, ठीक है, अच्छा सा एंड होता है ना। तो ऐसी ही क्लास होनी चाहिए आपकी, एक स्टोरी जैसी होनी चाहिए। स्टोरी के बिगनिंग में क्या होता है, आपको कुछ नहीं पता होता स्टोरी कैसी होने वाली है, आपको सिर्फ बताया जाता है कि स्टोरी कुछ इस प्रकार की है। एट एंड द एंड क्या होता है, आपके पास कोई एक नई नॉलेज होती है, एक नई अवेयरनेस होती है, ठीक। तो क्या बताया जाता है, एक स्टोरी पूरी करो, अच्छा सा स्टार्ट, अच्छा सा मिड, अच्छा सा एंड दो, एंड एट द एंड उसे क्या दो, एक नई अवेयरनेस, नया एक्सपीरियंस दे दो, तब क्लास फिनिश हो जाएगी, ठीक है। ये अच्छी क्लास के लक्षण है। अगर आप इन आर्क को भी फॉलो करते हैं, आर्क के इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, तब भी अच्छी क्लास डिजाइन होगी। अब इस आर्क में आप कोई भी आसन अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ठीक। इन चीजों में टाइम वेस्ट मत कीजिए कि फला व्यक्ति ऐसे काम करवाता है, फला व्यक्ति ऐसी सीक्वेंस को फॉलो करता है, वो उसका तरीका है। आप चेक कीजिए क्या क्या वो आर्क को फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर आर्क को फॉलो करते हैं तब क्या होगा, आपकी बॉडी को बेनिफिट होगा। अगर आप आर्क को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा, बॉडी कंफ्यूज्ड होगी, उसमें ड्युअलिटी ज्यादा क्रिएट होगी। और आप योगा को सरल बनने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, ठीक, ज्यादा सिंपल बनने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आप चीजों को इजीली हैंडल कर सकें।
बट अगर आप एक फैमिली के आसनों को दूसरी फैमिली के आसनों में मिक्स कर देते हैं, जैसे आपने अभी स्क्वाट रनिंग की, उसके तुरंत बाद आप शवासन, ये शीर्षासन करते हैं, ठीक है, शीर्षासन के तुरंत बाद आप वॉरियर पोजेस कर रहे हैं, वॉरियर पोजेस के तुरंत बाद आप शवासन करते हैं, तो बीच में कोई कनेक्शन नहीं मिलता। आप पोजेस तो हैं ही भी योगा के, ठीक है, पर एक फैमिली के पोजेस नहीं है, ठीक, और ये ना ही फ्लो को फॉलो कर रहे हैं। और उसके तुरंत बाद आप क्या करो, स्टैंडिंग से आप कहीं घूमने निकल जाओ। ये किन लोगों के साथ होता है? कई स्टूडेंट है मेरे, वो क्या करते हैं, इंस्टाग्राम को देखते हैं, इंस्टाग्राम पे आप देखते हैं कि कोई फला व्यक्ति किसी पोस्ट को कर रहा है, आप भी घर में उसे करने लग जाते हैं उसी वक्त, ठीक है, आप फोन सामने रखते हो, ट्राई करने लगते हैं कि क्या हम इसे कर सकते हैं, ठीक, तो फॉलो करते हुए आप क्या कर रहे हैं, उस वक्त अपनी बॉडी का घाटा कर रहे हैं। बॉडी अभी किसी और मोड में थी, शायद उसने खाना खाया था, ठीक है, शायद उसने कोई स्ट्रेसफुल काम किया था, कोई भी आपने नींव नहीं रखी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, किसी भी चीज को आपने समझा नहीं, और आप बेवकूफी से क्या करने लगे, उस आसन को करने लगे। हो सकता है वो आसन आपसे हो जाए, बट क्या होगा, ये आपको घाटा दे, ठीक है, ये किसी फ्लो को फॉलो करने के बाद जनरेटेड आसन नहीं है जो आपको एक नए डायमेंशन पे ले जाए। किसी पाथवे टू द पीक को फॉलो नहीं किया हुआ है तो आपको कोई अच्छे रिजल्ट नहीं आने वाले, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। या आप शो करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कर सकते हैं, जैसे लोग नदी किनारे जाकर सीधा क्या कर रहे हैं, हनुमान आसन कर रहे हैं, ठीक है। वापस ध्यान रखिए कि हनुमान आसन करने के लिए क्या चाहिए, पाथवे टू द पीक चाहिए। अगर हनुमान आसन आपका इतना सरल है, इतना अच्छा है कि आप जैसे पैदल चलते हैं, पैदल चलने के लिए किसी वार्म अप की जरूरत नहीं होती ना, पैदल चलना आप क्या हो गया, अडॉप्ट हो गया, इतना ही इजी अगर आपका हनुमान आसन है तो करो उसे, ठीक है। बट अगर आपको क्या लगता है, कुछ एफर्ट लगता है, हनुमान आसन को थोड़ा सा वार्म अप देना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद वो आसन होता है, तो पहले वार्म अप कीजिए, ठीक है, पहले पाथवे टू द पीक को डिजाइन कीजिए, उसके बाद पीक को परफॉर्म कीजिए, उसके बाद उसे खत्म कीजिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे आर्क को अगर आप फॉलो करते हैं तो इंजरीज को अवॉइड करेंगे, और रियल जो मतलब है योगा प्रैक्टिस का उसको समझा पाएंगे और खुद भी समझ पाएंगे, ठीक। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे, इनको क्लियर करना बहुत जरूरी था, ठीक। थर्ड जो पॉइंट है आपका, ये है सीक्वेंसिंग विद द फैमिली ऑफ आसन, ठीक है। ये ऐसे भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ये थर्ड पॉइंट है आपका आज का। पहला पॉइंट हमारा था प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग, थर्ड सेकंड पॉइंट था हमारा बेसिक आर्क स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास, ठीक, एंड थर्ड पॉइंट हमारा सीक्वेंसिंग विद द आसना फैमिली, ठीक है। आसनों की फैमिली के सामने हम सीक्वेंसिंग को क्रिएट कर सकते हैं। इसी चीज को मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूँ कि कैसे आसनों की फैमिली के साथ अपने सीक्वेंसिंग को क्रिएट करना चाहिए। अब इस जगह पर हम कुछ एग्जांपल्स को लेंगे, ठीक। जैसे आपने देखा है, आप किन चीजों को ध्यान में रखेंगे, एक तो एक फैमिली ऑफ आसन, जैसे आप सिटिंग के पोस्चर कर रहे हैं तो कुछ पोस्चर क्या कीजिए, सिटिंग के ही कीजिए, ठीक है। उसमें क्या होगा, ट्रांजिशन भी इजी होगा और बॉडी के अंदर एक फ्लो भी बना रहे, मेन है फ्लो, ठीक है, फ्लो बना रहना चाहिए। अगर बैठे हैं आप, तुरंत लेट जाते हैं, फिर तुरंत खड़े हो जाते हैं, तो पूरे के पूरे फ्लो के आपने धजिया उड़ा दी, ठीक, उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरा, कैसे फैमिली ऑफ आसन हो सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार है, ठीक है, सूर्य नमस्कार एक फैमिली है पूरी की पूरी आसनों की, ठीक है। ये क्या कर रही है, फ्लो को मेंटेन कर रही है। अब इसी चीज की गांठ नहीं लगा लेनी है कि स्टैंडिंग के पोस्चर दें तो सारे स्टैंडिंग के करते हैं ना, पहले पहले वो क्या कर रहे हैं, स्टैंडिंग कर रहे हैं, देन फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं, देन अश्व संचालन पे जा रहे हैं, देन दंडासन पर आ रहे हैं, फिर अष्टांग नमस्कार। इन चीजों को फिर हटा दो, क्या ध्यान में रखो, फ्लो को ध्यान में रखो, क्या ट्रांजिशन स्मूथ है। अगर ट्रांजिशन स्मूथ है, ठीक, तो इनहेल एक्सहेल उसमें देखा पूरे के पूरे पैटर्न के साथ चलता है। एक जगह पे इनहेल है तो दूसरी जगह पे एक्सहेल है, ठीक है, बीच में एक जगह पर होल्ड भी आता है। वो किस चीज को क्रिएट किए हुए हैं, एक पूरे के पूरे फ्लो को क्रिएट किए हुए हैं, ठीक। आप कुछ दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि विन्यासा को हम शुरू करें, ठीक है। विन्यासा की पूरी नींव तब विन्यास, ठीक है, तो विन्यास तब क्रिएट होता है उस जगह पर। या विन्यास का अगर हम क्या, या अष्टांगा का अगर हम इस चीज को, सूर्य नमस्कार को ए और बी को प्रैक्टिस कर पाएंगे कुछ दिनों के बाद, तब मैं आपको बताऊंगा कि दोनों के दोनों जो सूर्य नमस्कार है वो आपस में कैसे कनेक्टेड है। दोनों एक ही जैसे हैं क्योंकि वो फ्लो को मेंटेन किए हुए, ठीक है। सबसे जरूरी चीज है कि फ्लो मेंटेन होना चाहिए, और दूसरा ट्रांजिशन बहुत ज्यादा स्मूथ होना चाहिए, ठीक। अगर आपके लिए ट्रांजिशन उस जगह पर स्मूथ है तब वो आपके लिए फ्लो है। अगर ट्रांजिशन बहुत ज्यादा टफ है तब वो फ्लो नहीं है। जैसे आपने देखा है कई लोग दंडासन पर बैठते हैं, दंडासन के बाद वो पीछे आ जाते हैं तुरंत हाथों का सपोर्ट लेते हुए चतुरंग दंडासन पर, ठीक है, उनके लिए वो फ्लो है,
ठीक है, उनके लिए वो ट्रांजिशन बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुका है। ऐसे ही हजारों ट्रांजिशंस हैं विन्यासा में। ठीक है, विन्यासा क्यों इतना फेमस है अभी, अष्टांगा क्यों इतना फेमस है, क्योंकि इसमें ऐसे फ्लोज हैं। ठीक, फ्लोज क्या करते हैं, आपस में एनर्जी को भी एक रेगुलेशन पर रखते हैं और आपकी अवेयरनेस को भी धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ठीक, जैसे सूर्य नमस्कार आपको फायदा दे रहे हैं, ऐसे हजारों फ्लो है। हजारों फ्लो कब कारगर हो सकते हैं, जब ट्रांजिशन बहुत ज्यादा स्मूथ हो। ठीक, तो सूर्य नमस्कार एक फ्लो हो सकता है। ऐसे ही स्टैंडिंग के आपके कुछ पोस्चर्स हैं, आप एक पोस्चर से दूसरे पोस्चर पर ट्रांजिट होते हैं। ठीक, उसके बाद उस पोस्चर से तीसरे स्टैंडिंग के पोस्चर पर ट्रांजिट होते हैं, तो इजी होगा आपके लिए। शुरुआत में जरूरी नहीं है कि आप खड़े हैं तुरंत उसके बाद क्या करें, बैठ जाएं। ये फ्लो उतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला सभी के लिए। तो आप क्या कीजिए, स्टैंडिंग की फैमिली को आपस में कोलैबोरेट कीजिए। ठीक, या आप जो एब्डोमिनल कोर है, ठीक है, उसके कुछ पोस्चर को आप साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। जैसे हाई प्लैंक है, हाई प्लैंक के बाद नीज को नीचे रख के अष्टांग नमस्कार पे जैसे हम एक पुशअप को अटेन करते हैं, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, और कोर के जितने भी जैसे नी टू द चेस्ट या नी टू द एल्बो को, इस सीक्वेंस को हम प्रैक्टिस करते हैं, इसको भी साथ में जोड़ा जा सकता है। और कब, जब एक फैमिली के आसन एक साथ जोड़े। ठीक, आपका उस वक्त स्पेसिफिक गोल क्या है, एक टारगेटेड एरिया है कि कोर को हमने क्या करना है, एंगेज करना है। तो इसके इर्द गिर्द के आप पोस्चर्स को विद ट्रांजिशन क्या करते हैं, फ्लो में लाते हैं, एक स्मूथ ट्रांजिशन के साथ एक फ्लो में लाते हैं। ये कोऑर्डिनेटिव को भी बढ़ाता है, आपको आपकी लर्निंग को भी बढ़ाता है और स्मूथनेस ऑफ द क्लास को बनाए रखता है। जैसे स्टोरी में होती है ना, एक स्मूथनेस होती है। ठीक, और उसके बाद एक एंड आता है। अगर क्या हो जाए, अचानक से ही एंड आ जाए स्टोरी में, तो क्या होता है, हम क्या कहते हैं, क्या था ये स्टोरी, क्या थी, पूरी बकवास थी स्टोरी। ठीक है, ऐसे लोग कहेंगे ये बकवास क्लास थी। ठीक है, बकवास, क्योंकि अचानक से क्या आ गया, एंड आ गया। ठीक है, फ्लो पूरा नहीं हो पाया, जितने पीक तक गए उसके बाद न्यू अवेयरनेस को फील ही नहीं कर पाए। ठीक, जैसे कई लोग क्या करते हैं, शवासन का जो टाइम है वो क्या रखते हैं, 5 सेकंड। ठीक है, आप शवासन पर लेटे, उसके बाद चलिए 5 सेकंड में खड़े हो जाए। ठीक है, तो शवासन को कुछ देर क्या कीजिए, नॉर्मलाइज होने दीजिए। ठीक है, कुछ देर ब्रीदिंग कीजिए उसमें। लोग क्या करते हैं, 5 मिनट को भी, इसे 5 मिनट का भी शवासन रखा जा सकता है। ठीक है, उस दौरान अगर आपने अच्छी क्लास को परफॉर्म किया तो 5 मिनट का शवासन भी आपको क्या देगा, एक नए डायमेंशन में ले जाएगा। ठीक है, नई कामनेस को देगा, नई कॉन्शियसनेस को आपको प्रोवाइड करेगा। ये प्रैक्टिस है एक फ्लो को समझने की। ठीक, अगला है जैसे हिप ओपनर की फैमिली को आप समझ सकते हैं। सारे के सारे पोस्चर आपने कैसे डाल दिए जिसमें हिप ओपनिंग होती है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है सीक्वेंसिंग करने का, एक फैमिली ये भी बन सकती है। ठीक, ऐसे ही कुछ पोस्चर्स हैं जो ट्विस्टिंग के हैं। ठीक है, तो सारे ट्विस्टिंग के पोस्चर में क्या टारगेट है कि आप ट्विस्ट को फोकस करते हैं। तो सिटिंग पे कुछ ट्विस्टिंग है या स्टैंडिंग पे कुछ ट्विस्टिंग है, ठीक, और नीलिंग पे कुछ ट्विस्टिंग है, आप उन चीजों को फॉलो करते हैं। ऐसे भी एक सीक्वेंस को बनाया जा सकता है। ऐसे फॉरवर्ड बेंड के कुछ पोस्चर है, खड़े होकर फॉरवर्ड बेंड है, ठीक, बैठकर फॉरवर्ड बेंड है, लेटकर फॉरवर्ड बेंड है। ठीक, तो अलग अलग पोजीशंस पर फॉरवर्ड बेंड है। अब उन चीजों को साथ में कंबाइन करे हुए क्या कर सकते हैं, एक स्मूथ ट्रांजिशन के साथ एक फ्लो को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, इसके साथ जुड़ा हुआ है जैसे इन्वर्जन की कुछ पोजेस। ठीक, इन्वर्जन पोजेस भी एक फ्लो में होना बहुत जरूरी है। अगर अचानक से कोई इन्वर्जन पोज डाला जाता है तो क्या होता है, बॉडी के लिए उसे अडॉप्ट करना काफी टफ होता है। या आपने एनालाइज किया होगा, देखो कि इन्हीं लोगों से कितना ही अच्छा शीर्षासन होता हो। ठीक, कभी कभी क्या होता है, उतना अच्छा उस पर बैलेंस नहीं हो पाता। आप कभी कभी गिर जाते हैं शीर्षासन से। क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि पाथवे टू द पीक क्रिएट नहीं हुआ एक तो। ठीक है, और आपने एक स्पेसिफिक फैमिली को परफॉर्म नहीं किया। ठीक, आप देखना जिस दिन बहुत ज्यादा बैक बेंडिंग करो उसके लास्ट में शीर्षासन करने की कोशिश करना। ठीक, काउंटर पोज करने के बाद ही, मतलब ठीक है, आप शीर्षासन करने की कोशिश करना, तो उतना अच्छा वो बैलेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता, या अगर काउंटर पोज ना करो फिर तो होगा ही। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें क्या चाहिए, इरेक्ट आपको स्पाइन चाहिए, कोर का एंगेजमेंट चाहिए, बट बैक बेंड के दौरान क्या होता है, उसको एब्सेंट करना होता है। ठीक, तभी क्या होता है, बैक बेंड पर आप जा सकते हैं। तो जैसे आप उसके तुरंत बाद शीर्षासन को करेंगे तो क्या होगा, वो डिसबैलेंस होगा, अब गिरने जैसी स्थिति होगी, भले आपसे कितना ही अच्छा क्या होता हो शीर्षासन होता हो। ऐसे अगर आप क्या करेंगे, कोर एंगेजमेंट के बाद, यानी कि जिस दिन आपने क्या किया, कोर का एंगेजमेंट किया है, कोर मसल्स को एक्टिवेट किया, उस दिन जब आप क्या करते हैं, शीर्षासन को करते हैं, तो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक, क्योंकि कोर की बहुत बड़ी भूमिका है इन्वर्जन में। अगर आप इन दोनों चीजों को आपस में कोलैबोरेट करते हैं तब भी एक अच्छी क्लास होती है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आज के लिए आपको समझाने थे। पहले हमने प्रिंसिपल को समझना है, दूसरा आर्क को समझना है, और थर्ड हमने कंबाइनिंग द फैमिली। ठीक है, फैमिली ऑफ द आसन, इन चीजों को समझना है। इसके बाद अगर एक सीक्वेंस आप बनाते हैं तो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल, बेनिफिशियल एंड सेफ होने वाला है। ठीक,
तो इससे क्या होगा, एट द एंड ऑफ द क्लास, एट द एंड ऑफ द एवरी क्लास क्या होगा, बॉडी एक नई अवेयरनेस पर चली जाए। आप खुद भी इसे प्रैक्टिस करना अपने लिए और दूसरों को भी करवाना, ठीक। तो आज के लिए पूरा होता है। खैर, कल हम सीखेंगे कि स्पेसिफिक ग्रुप के साथ, पहले शुरुआत में तो हम सीखेंगे कि कुछ हट्टा योगा के सीक्वेंसेस क्या है, ठीक है, शिवानंदा के सीक्वेंसेस क्या है, अयंगर के सीक्वेंसेस क्या है, ठीक। इनके कुछ मैं पिक्चर्स, कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिनमें इन सारे आसनों को बताया हुआ है, तो मैं वो भी आपको अभी शेयर कर दूंगा। उसके बाद हम कल सीखेंगे कि स्पेसिफिक ग्रुप के साथ, जैसे किसी को इंजरी है तो किस प्रकार के हमने आसन करवाने चाहिए, ठीक है। अगर किसी को प्रेगनेंसी है या मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इस दौरान कैसे पोस्चर्स को हमने चूज करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप अपनी कुछ क्रिएटिविटी डालना चाहते हैं तो किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। इन बेसिक चीजों को पूरा करने के बाद आप एक अच्छी क्लास बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक। और एक चीज, शायद आपके 2-3 पॉइंट्स और बचे हैं, तो नेक्स्ट वीक शायद ये टर्म भी आपका पूरा हो जाएगा। जो प्रैक्टिस के अंदर अभी आपका चल रहा है, टीचिंग स्किल वाला पार्ट चल रहा है आपका, टीचिंग स्किल भी पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आप लोगों की टर्न स्टार्ट हो जाएगी शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, कि आप में से ही 2 लोगों को चुना जाएगा, ठीक। और वो 2 लोग ही क्या करेंगे, आपको पहले ही टॉपिक दे दिया जाएगा कि इस टॉपिक के बारे में आप चीजें बताएं, ठीक। आप उसे एक्सप्लेन करेंगे, इट्स लाइक ए प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो उस चीज को आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद ग्रुप के ही सारे लोग उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, बट जो आप एक्सप्लेन करेंगे वो एज इट इज कॉपी और डिक्टो नहीं होना चाहिए। जो मैंने एक्सप्लेन किया है आप किसी जगह से उसे पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत अपनी भी अवेयरनेस को उसमें डालेंगे, थोड़ा बहुत अपनी रिसर्च को जोड़ेंगे, ठीक है। और एक नए वे में उसे देने की कोशिश करें, एक इनोवेटिव वे में, ठीक है। ज्यादा बेनिफिशियल होगा सभी के लिए और इंस्ट्रक्शन सभी के लिए, ठीक। होप ये चीजें आपको क्लियर है। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो हम चीजें डिस्कस कर सकते हैं, रेदर आज के लिए पूरा होता है, ठीक। मिलता है आपको कल डबल एंथुसियाज्म के साथ। सर एक क्वेश्चन है जी। सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे जो शीर्षासन है वो बैलेंसिंग पोस्चर है, तो क्या जब हम आसनों को एंड अप करेंगे तो शीर्षासन पे एंड अप कर सकते हैं, उसके बाद प्राणायाम पे जा सकते हैं? शीर्षासन पे एंड अप करने के बाद देखिए, एक बैलेंसिंग पोस्चर तो है, बट एक इन्वर्जन पोस्चर्स भी है, ठीक। उसके बाद अगर आप क्या करें, शवासन डालें तो ज्यादा न्यूट्रलाइजिंग हो, ठीक। क्योंकि शवासन ज्यादा न्यूट्रल पोजीशन है एज कंपेयर टू द शीर्षासन। शायद कुछ लोग पूरे जिंदगी में शीर्षासन करते नहीं है और शवासन ज्यादा करते हैं, वो ज्यादा न्यूट्रलाइज कर पाएगा, ज्यादा आपको क्या कर पाएगा, एक बैलेंस पर रख पाएगा, ज्यादा रिलैक्सेशन दे पाएगा। अगर पीक आपका शीर्षासन है तो शीर्षासन के बाद आप कुछ देर क्या कीजिए, शवासन कीजिए या ट्विस्टिंग कीजिए लेटकर, वो ज्यादा इंपैक्टफुल है, ठीक। डायरेक्ट शीर्षासन के बाद खत्म करने के बाद आप खुद अनुभव करेंगे, देखना थोड़ा लाइट हेडेड फील होगा, ठीक। तो प्राणायाम के दौरान भी थोड़ा बहुत जो अवेयरनेस है वो टूटी टूटी रहेगी, ठीक। इससे अच्छा आप क्या करो, उसके बाद करो उसे, पर उसके बाद क्या करो, रिलैक्स कर लो, फिर प्राणायाम प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऐसा ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी। शायद सभी को बाकी चीजें क्लियर हैं। अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप कंक्लूड करके रख लेंगे, हम शुरुआत में कल उसे डिस्कस कर लेंगे। इन सारे पॉइंट को एक बार आप क्विकली रिकैप भी कर लेना। कोई भी पॉइंट अगर आपको क्या लगता है थोड़ा बहुत काउंटर क्रिएट कर रहा है, ठीक, तो आप उस चीज को शुरुआत में ही कल डिस्कस करके उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार सभी को। कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सर। Thank you very much, sir. नमस्कार Namaskar, sir. थैंक यू सर।